गुजरात में एटीएस ने कार्यवाही करते हुए आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने इनसे एक पिस्तौल और 10 कारतूस बरामद किए हैं। किस तरह फैला रहे थे अपना नेटवर्क, आइए देखते हैं अंदर की बात। गुजरात में एटीएस को क्राइम के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। राजकोट सोनी बाजार से आतंकी संगठन के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने 6 महीने तक सोनी मार्केट में काम किया है। आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले तीनों अलकायदा से कट्टरपंथी बने थे। पिछले 6 महीने से सोनी बाजार में काम कर अलकायदा को फैला रहा था। गिरफ्तार तीनों के पास से एटीएस ने एक पिस्तौल और 10 कारतूस बरामद किए हैं। ये लोग सोनी बाजार में अन्य मुस्लिम कर्मचारियों को कट्टरपंथी बनाते थे। आतंकी मुस्लिम कारीगरों को भारत के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे थे। वह पिछले 6 माह से राजकोट में कारीगर के तौर पर रह रहा था। हालांकि गुजरात एटीएस की सतर्कता से आतंकियों की पोल खुल गई। बांग्लादेशी आतंकी पश्चिम बंगाल से राजकोट पहुंचे थे और देश में आतंकवाद की जड़ें जमाना चाहते थे। गिरफ्तार आतंकी अमन, उसका बहनोई अब्दुल सुकुर और सैफ नवाज काफी कट्टरपंथी है। उसके पास से एक हथियार भी बरामद हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक सोनी बाजार में हजारों बंगाली कारीगर काम करते हैं। कुछ दिन पहले गुजरात एटीएस ने पोरबंदर में सबसे बड़ा ऑपरेशन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 8-10 अगस्त के बीच हो गई संसद में चर्चा। 10 अगस्त को पीएम मोदी देंगे जवाब, पर अविश्वास प्रस्ताव में इतनी देरी क्यों? विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर अगले हफ्ते 8 अगस्त को प्रश्नकाल के बाद चर्चा शुरू होगी। इस मुद्दे पर 9 अगस्त को भी चर्चा जारी रहेगी और 10 को प्रधानमंत्री सदन में बोलेंगे। बीते दिनों मणिपुर में मुद्दे पर विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था, जिसको लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंजूरी दे दी थी। अविश्वास प्रस्ताव को बीते हफ्ते 26 जुलाई को पेश किया गया था। तो फिर सवाल ये उठ रहा है कि इस प्रस्ताव पर चर्चा कराने में इतनी देरी क्यों हो रही है? लोकसभा अध्यक्ष को जब कभी भी अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जाता है तो वह कुछ चीजें चेक करते हैं। पहले तो ये कि इस प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन प्राप्त है या नहीं। जब उनको इस बात की लिखित पुष्टि हो जाती है कि इस प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन प्राप्त है, तो उसके बाद उनके पास यह अधिकार होता है कि वह संसद के आगामी 10 कार्य दिवसों के अंदर इस प्रस्ताव पर चर्चा करवाए। नियम के मुताबिक 8 अगस्त को 9वां दिन होगा, जिस दिन को लेकर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर इस दिन सरकार से इस दिन पर चर्चा करवा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पटना हाई कोर्ट जातीय जनगणना को लेकर मंगलवार को सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने बिहार में सरकार द्वारा जाति सर्वेक्षण कराने को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बिहार में जातीय सर्वेक्षण चलता रहेगा। सरकार इसे स्वैच्छिक सर्वेक्षण वाली जनगणना मान रहा है, जिसका लगभग 80% कार्य पूरा हो गया है। पटना हाईकोर्ट जातीय जनगणना को लेकर सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने बिहार में सरकार द्वारा जातीय सर्वेक्षण कराने को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बिहार में जातीय सर्वेक्षण चलता रहेगा। नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना कराने के फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में 6 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं में जातिगत जनगणना पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जातीय गणना को लेकर पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से कहा गया था कि सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए सभी अपनी जाति बताने को आतुर रहते हैं। सरकार ने नगर निकायों एवं पंचायत चुनाव में पिछड़ी जातियों को कोई आरक्षण नहीं देने का हवाला देते हुए कहा कि ओबीसी को 20%, SC को 16% और ST को 1% आरक्षण दिया जा रहा है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 50% आरक्षण दिया जा सकता है। राज्य सरकार नगर निकाय और पंचायत चुनाव में 13% और आरक्षण दे सकती है। सरकार ने कोर्ट में तर्क दिया था कि इसलिए भी जातीय गणना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। के नूह में शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों में हुआ पथराव। गाड़ियों में किसने लगाई आग, कितने लोग हुए घायल, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट में।
हरियाणा के नूंह जिले में हिंसक झड़प के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। नूंह के मेवात में भगवा यात्रा के दौरान दो गुट आमने सामने आ गए और दोनों में झड़प हो गई। ऐसी खबर है कि ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंदू संगठनों विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों पर मेवात में पत्थरबाजी की गई। यह यात्रा जब शिव मंदिर के पास पहुंची तो वहां पर दो गुटों के बीच हंगामा शुरू हो गया। कुछ शरारती तत्व के लोगों ने यात्रा में शामिल लोगों पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव की घटना से यात्रा में शामिल लोग भड़क गए। बड़ी संख्या में लोग सड़क पर मौजूद थे और दोनों ओर पथराव की घटना शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि नूंह में झड़प के दौरान फायरिंग भी हुई है, जिसमें कई गाड़ियों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। साथ ही बताया जा रहा है कि कुछ लोग घायल भी हुए हैं। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स हालात को काबू करने में जुटी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। दिल्ली सेवा बिल को मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बिल को पेश किया है। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने इस बिल का विरोध किया है। वहीं बीजेडी ने भी इस बिल को लेकर मोदी सरकार का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली सेवा बिल को मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बिल को पेश किया है। वहीं बीजेडी ने भी इस बिल को लेकर मोदी सरकार का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सेवा बिल और विपक्ष के लाए अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी सरकार को बीजेडी का भी साथ मिल गया है। सेवाएं राज्य का विषय है, इसलिए एनसीटी विधानसभा को एनसीटी की सेवाओं से संबंधित सभी विषयों पर बिना किसी गतिरोध अड़चन के कानून पारित करने का अधिकार होना चाहिए था। इस प्रकार यह विधायक संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि अनुच्छेद 239 के स्पष्ट रूप से दिल्ली विधानसभा को राज्य और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामले पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इससे संविधान की अपेक्षा करने और उच्चतम न्यायालय की अनदेखी करने में केंद्रीय सरकार की दृष्टिकोण को बारे में गंभीर प्रश्न उठता है। बीजेडी के लोकसभा में 12 सांसद हैं, वहीं बीजेडी के राज्यसभा में 9 सांसद हैं। बीजेडी के समर्थन के बाद दिल्ली सेवा बिल का राज्यसभा में पारित होना पक्का हो गया है। यह आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका है। दिल्ली सेवा बिल के पक्ष में अब कम से कम 128 वोट पक्के हो गए हैं। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है, अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन दिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बिल पेश होने से पहले कहा कि सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले के पैरा 695 और 164F में स्पष्ट किया है कि संसद में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई कानून बना सकता है। इसलिए बिल को लेकर जो आपत्तियां जताई वह राजनीतिक है। वहीं अधीर रंजन ने कहा कि यह बिल संघीय सहकारितावाद की अवधारणा का उल्लंघन है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।